लकड़ी और चापड़ के आपस में टकराने की आवाजें धीरे धीरे मंद होने लगी है और उनकी जगह कुछ नई आवाजों ने ले ली। दूर से गुजरती किसी गाड़ी का हॉर्न, चीड़ के पेड़ों के बीच गुजरती हवाओं का शोर और कमरे में बिखरते सामान की उठापटक। इस वक्त उसके कमरे के सामान पर जैसे कोई अपना गुस्सा निकाल रहा है। कौन है? सोचते हुए समीक्षा ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह तो मर चुकी है। आधी नींद और आधे होश के बीच खड़ा उसका चेतन अंदर तक सिहर उठा। उसके हाथ, पैर, गर्दन सब उसके शरीर से अलग किए जा चुके हैं। वह महसूस भी नहीं कर सकती अपने ही हाथ पैरों को और ना ही अपने आप को। हाँ, बस हर एक रोम में तीखा दर्द महसूस कर सकती है। अर्धनिद्रा में उसकी सिसकियां बंध गईं। अब वह कभी नहीं जाग पाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। वेक अप! किसी तपते हुए हाथ के स्पर्श ने अचानक उसकी एक बाह झंझना दी और उसे एहसास कराया कि उसकी बाह उसके धड़ से अलग नहीं है। समीक्षा की आंखें खुली और कुछ समझते ही उसने तुरंत करवट बदल ली। हमेशा की तरह सबसे पहले उसका हाथ अपने टेबल लैंप के स्विच पर गया। बिस्तर में दाहिनी तरफ अभी भी घर घर की आवाज के साथ एक तेज कंपन हो रही है। उसने चादर में हाथ फेरा। नीली रोशनी के साथ रुक रुक कर हो रही ये कंपन उसके मोबाइल में आ रही कॉल की है। क्या ये झनझनाहट मोबाइल की थी? उसने खुद से सवाल किया। कमजोरी से कांपते उसके बेजान हाथ ने मोबाइल वापस बिस्तर पर छोड़ दिया। एक कोने में सिमटे हुए उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। वाकई जैसे उसके कमरे से कोई तूफान गुजर गया हो। किताबें, डायरी, कपड़े, पानी का गिलास, म्यूजिक सीडीज, सब कुछ कमरे में बुरी तरह बिखरा हुआ है। कुछ चीजें हैं जो सलामत बच सकी और कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि स्लिप पैरालाइज को लेकर आज उसका अपना अनुभव भी किसी हॉरर शो जैसा हो गया। जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ये बुरे एहसास सिर्फ उसके ख्वाबों तक सीमित नहीं रह गए हैं। भारी भारी सांसें छोड़ते हुए उसने एक हाथ माथे पर रखा। फिलहाल वह सिर्फ सांस लेना चाहती है। जब तक समीक्षा ने खुद को संभाला तब तक मोबाइल पर आ रही कॉल कट चुकी थी। थके से हाथ से उसने मोबाइल अपने तकिए के नीचे रखा और दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए सिर के नीचे दबाए बिल्कुल सिकुड़ कर लेट गई। उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है। 30 जून की गुनगुनी शाम। समीक्षा का रोल नंबर प्रोसेस में है। सिर्फ वही जानती है कि उसका एक भी इम्तिहान अच्छा नहीं गया था। उसके सबसे पसंदीदा विषय अर्थशास्त्र में भी इस बार उसे कुछ खास नंबर आने की उम्मीद नहीं है। कुछ 15 दिन पहले अरुण का परीक्षाफल निकला था और घर में कितना बवंडर मचा दिया था रंजन जी ने, वह भी महज इसलिए कि उनके किसी दोस्त के बेटे का परीक्षाफल उससे बेहतर था। जल्द ही मैं जानती थी। स्क्रीन पर द्वितीय श्रेणी देखते ही मायूसी के साथ समीक्षा ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। अरे तू फेल थोड़े ही हुई है। नेहा उसके कंधे पर झुकी। देख, सेकंड डिवीजन है तेरी। उसका चेहरा स्क्रीन की तरफ उठाया। समीक्षा उससे हाथ छुड़ाकर वहां से उठ गई। कुछ ही देर में नेहा भी अपने मोबाइल पर एक नंबर लगाते हुए समीक्षा के पास पहुंची, जो फुटपाथ पर खड़ी स्कूटी के हेड पर माथा टिकाए बैठी है। समी, उसने जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। समीक्षा का सिर उठा और दूसरी तरफ वह कॉल भी उठ गई। नेहा अनायास ही मुस्कुराई। समीक्षा ने अफसोस से एक तरफ देखते हुए रिजल्ट का कागज मोड़कर स्कूटी की अगली डिग्गी में डाला और गाड़ी सीधी करते हुए उसमें चाबी लगाने लगी। नेहा, पीछे साइबर कैफे के बाहर खड़े दोस्तों की भीड़ में से एक लड़की ने पुकारा। वह एक हाथ हिलाकर नेहा और समीक्षा को बुला रही है। सारे दोस्त सीसीडी जा रहे हैं पार्टी करने। थोड़ा झिझकते हुए उसने समीक्षा का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। हम नहीं जा रहे क्या? समीक्षा ने होठों को आपस में भींच लिया। अव्वल तो उसे भीड़ पसंद ही नहीं, और फिर द्वितीय श्रेणी से पास होना, ये सिर्फ नेहा और उसके परिवार के लिए खुशी की बात होगी।
लेकिन समीक्षा के परिवार के लिए बहस का मुद्दा है। उसने पीछे खड़े बच्चों की तरफ देखते हुए एक पल सोचा, क्यों अपनी व्यक्तिगत परेशानी के चलते उनका भी मूड खराब करना। मैं नहीं जा रही, तू जा। बैठक में कदम रखते ही रंजन जी ने समीक्षा के हाथ से रिजल्ट का प्रिंट ले लिया। पेपर रंजन जी को थमाकर समीक्षा हाथ बांधे चुपचाप हॉल के एक कोने में खड़ी हो गई। कविता जी उसके तरीके से ही समझ गई हैं कि आज उन्हें फिर समीक्षा और रंजन जी के बीच बोलना पड़ेगा। सेकंड डिवीजन, और वह भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में 72 नंबर लाने की वजह से। कागजों पर नजर पड़ते ही रंजन जी की त्योरियां चढ़ गई। सोफे के हत्थे पर बैठे अरुण ने तुरंत अपने कानों में मोबाइल के एयरपीस ढूंस लिए। जो कुछ सुनाई देने वाला है वह सुनना उसके कानों की सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम्हें लगता है कि इस हाल में कोई अच्छा कॉलेज दाखिला तक देगा तुम्हें? रंजन जी ने समीक्षा को घूरा। वह सिर झुकाए चुप है। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? दिमाग कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा? बस गाने सुनने हैं या उस नेहा के साथ आवारागर्दी करनी है? रंजन जी ने एक कदम समीक्षा की तरफ बढ़ा दिया। वह हमेशा ही तो अच्छे नंबर लाती है, इस बार नहीं लाई तो क्या हो गया? आप बेकार भड़क रहे हो उस पर। कविता जी बीच में आ गई। उन्हें घूरते हुए रंजन जी ने एक उंगली उन्हीं की तरफ तान दी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। कविता जी के कदम और लफ्ज वहीं अटक गए। रंजन जी दोबारा समीक्षा की तरफ मुड़े। उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा मानो निहायत ही घटिया काम हो गया उससे। आज तक इसके नंबर देखने लायक होते थे और जहां जरूरत थी वहां ये ग्रेड लाई है। जाओ अब किसी सड़े से कॉलेज में दाखिला लो और करो अपना भविष्य खराब। रंजन जी ने कागज समीक्षा के मुंह पर दे मारे और फिर एक बहस शुरू हो गई रंजन जी और कविता जी के बीच। बात बात पर कविता जी और रंजन जी का लड़ पड़ना समीक्षा को अक्सर अफसोस कराता है कि वह हॉस्टल से घर आई ही क्यों। हैंगिंग हैंडल को थामे इस बस के साथ साथ हिलोरे खाता निमिष यहाँ बैठी भीड़ से दिमागी तौर पर अलग हो चुका है। जो बीत रहे हैं उन पलों की जानकारी उसका दिमाग उसे पहले ही देता चल रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि ये सब पहले भी बीत चुका है। अब वह 2 मिनट के भीतर इस बस से उतरेगा। उसके ठीक बाद गुलाबी रंग के कपड़ों में एक औरत भी उतरेगी। वह बस से उतरकर उसे मुड़कर देखेगा। पिछली बार शायद ये नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने पूर्वाभास को सही या गलत ठहराने के लिए पीछे मुड़कर देखा। वह औरत उतरी और एक ओर चल दी। ये पीली बस निमिष के बालों को लहराती हुई तेज गति से निकल गई। वह वहीं खड़ा है, अपने कंधे पर टंगे बैग पर उंगलियां कसते हुए। उसकी धड़कनें पहले ही बढ़ती जा रही हैं। उसने 3-4 बार पलकें झपकाई होगी और फिर कुछ सहमते दृढ़ होते हुए उसने धीरे से अपनी दानी तरफ देखा। हाँ, उसका डर सही है। उस तरफ से एक चमचमाती कार आ रही है। ये उससे टकराकर उसे फुटपाथ से लगती दीवार पर पटक देगी। और वही हुआ। वह कदम पीछे लेने ही वाला था, लेकिन कार उससे कहीं तेज थी। बस अब उसे महसूस नहीं हो रहा कि जो कुछ बीत रहा है वह पहले भी बीत चुका है। निमिष का बैग उससे कुछ दूर पड़ा है, खुली हुई हालत में। उसकी पलकें बार बार खुलकर बंद हो रही हैं। ये इलाका यूं तो सुनसान सा रहता है, लेकिन 1-2 लोग जो पैदल यहाँ से गुजर रहे थे वह उसके पास रुक गए हैं। किसी ने एम्बुलेंस को फोन भी कर दिया। उसे नहीं पता कि कितना वक्त हो चुका है उसे यहाँ पड़े हुए। दर्द उसकी मांसपेशियों को सुन्न कर चुका है और हड्डियों में चुभता दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर है। उसका अपना ही खून उसके जिस्म को रंगता जा रहा है और चेहरा दर्द से बुरी तरह थर्रा रहा है। जब दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मानो उसकी आत्मा ने समर्पण कर दिया और उसकी पलकें बंद हो गई। अब उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा, ना ही वह भीड़, ना ही लोगों की बुदबुदाहटें या वापस घरवालों के पास लौटने की फिक्र। कुछ पलों को वह पूरी तरह संज्ञाशून्य था और फिर अचानक उसकी आंखें खुली। कितना बुरा सपना था, वह खुद से बोल उठा। उसकी सांसें तेज हैं,
वह अब तक कांप रहा है। दर्द का वह एहसास कुछ देर को उसकी मांसपेशियों में भी था, जो कि 2-4 सांसों में ही भूला सा गया। साथ ही वह सपना भी और वह अनजानी आवाज भी, जो कह रही थी कि जिंदगी अनंत सफर है। ये तब तक खुद को दोहराती है जब तक कि एक पूरी उम्र ना कट जाए। तुम ये जिंदगी किसी और दुनिया में पूरी करने वाले हो। तुम्हारे लिए या तुम्हारे आसपास कुछ नहीं बदलेगा। निमेश अपने बिस्तर से उतरकर रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गया। इस बात की उसे बिल्कुल भी खबर नहीं है कि वह समय के किसी और दौर में शायद मर चुका था। पैथोलॉजी लैब के बाहर एक बेंच पर बैठी समीक्षा की पलकें नींद से अपने आप बंद हो रही हैं। एयर कंडीशनर की मीठी ठंडक, अस्पताल का शांत माहौल और उस पर आसपास बैठे लोगों की बातों की सुगबुगाहट उसके लिए लोरी का काम कर रही है। सिर दूसरी बार धीरे से झूलकर पीछे दीवार पर जा टिका। उसने सिर झटकते हुए आंखें खोली, पलकें झपझपाई। थोड़ा संभल कर बैठते हुए आसपास बैठे लोगों को देखा। ज्यादा नहीं, बस 1-2 लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक सांस छोड़ते हुए समीक्षा ने जीन्स की जेब से मोबाइल बाहर निकाला। 11 बजने को हैं। वह मोबाइल वापस जेब में ढूंढ ही रही थी कि रंजन जी कुछ रिपोर्ट्स हाथ में लिए बाहर निकले। चलो डॉक्टर से मिलते हैं। कल रात भी लगातार 2 बार पैरालाइज हुई थी वह, और फिर डर के चलते उसने सोने की कोशिश ही नहीं की। पिछली कई रातों की तरह कल की रात भी मोबाइल पर गाने सुनते हुए गुजरी थी। फिर सुबह 5 बजे घड़ी देखते देखते उसे नींद आई और ठीक 1 घंटे बाद रंजन जी ने उसके कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी कि वह अस्पताल जा रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से समीक्षा की सेहत लगातार गिरती ही जा रही है। अव्वल तो रंजन जी को लगा कि वह किसी तरह के नशे की आदत में पड़ चुकी, मगर उसके कमरे की तलाशी लेने पर भी उन्हें ऐसा कुछ न मिला जिससे नशा किया जा सके। वह आज उसका मेडिकल कराने आए हैं ताकि पता चल सके कि क्यों हमेशा उसकी आंखों में नशा भरा रहता है, क्यों उसकी भूख प्यास मर गई है, क्यों वह दिन ब दिन मुरझाती जा रही है। अधूरी नींद पहले ही आंखों में चुभ रही थी कि डॉक्टर ने टार्च की पैनी रोशनी भी समीक्षा की पुतलियों में घोंप दी। काले घेरों से गहराई उसकी आंखों की भूरी पुतलियां घटी बढ़ी। फिर उसके नाखूनों को दबा कर देखा। मिलिट्री हॉस्पिटल के इस डॉक्टर को समीक्षा पहचानती है। यह डॉक्टर भानु है। इनके जांच करने का तरीका आज भी वही है जो सालों पहले हुआ करता था। छोटी सी समीक्षा को जब भी बुखार होता, कविता जी उसे यहीं लाती और तब भी ये डॉक्टर यही सब करते। वजह कुछ भी हो, इलाज एक सा ही होता है। वह समीक्षा की ब्लड रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि रंजन जी ने बिना मौगेन ही कुछ तथ्य सामने रख दिए। इसकी माँ बता रही थी कि ये ठीक से सो नहीं रही है, हर समय थकी सी रहती है, दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है और वक्त बेवक्त इसका सिर दर्द रहता है। उसकी रिपोर्ट एक तरफ रखते हुए डॉक्टर ने समीक्षा के चेहरे पर गुमान भरी नजर डाली। कितने वक्त से अच्छी नींद नहीं ली तुमने? 4 महीनों से। उसने सच बोल दिया तो सामने बैठा ये डॉक्टर और बगल में बैठे रंजन जी यहीं गिर जाएंगे। समीक्षा ने दोनों के चेहरों पर देखा और कुछ 1-2 हफ्ते से। उसने कहा, क्यों? कोई फिक्र, कोई डर? एक हाथ अपने गाल पर रखकर उसका चेहरा पढ़ते हुए, क्यों नहीं सो पाती हो तुम? समीक्षा ने एक बार फिर बगल में बैठे रंजन जी का चेहरा देखा और अपने हलक में अटक से रहे लफ्ज घूटे। अमम, सोचकर पढ़ाई की टेंशन है थोड़ी, बस। बिना कुछ और पूछे डॉक्टर ने एक पर्ची पर कुछ लिखा और रंजन जी की तरफ बढ़ाते हुए, ये कुछ दवाएं लीजिए और अगले हफ्ते तक आराम ना हो तो फिर एक बार दिखा देना। इंसोम्निया इस नाम के अलावा डॉक्टर ने कुछ नया नहीं बताया। समीक्षा की धिरती हुई हालत की वजह थी उसकी अधूरी नींद, और अधूरी नींद की वजह थी कोई डिप्रेशन, जो कि एक कोरा अंदाजा था। कुछ दवाएं और हिदायतें लेकर समीक्षा डॉक्टर के पास से लौट आई, और दवाओं के अलावा डॉक्टर की उस पर्ची में जो महत्वपूर्ण दवा थी वह थी टेक्सडिव। डॉक्टर के मुताबिक समीक्षा को गहरी नींद की बेहद जरूरत थी। समीक्षा ने डॉक्टर की सारी हिदायतें मानी, सारी दवाएं वक्त पर ली, लेकिन बस एक नींद की दवा नहीं, क्योंकि अब गहरी नींद का सीधा मतलब था उस हमशक्ल को न्योता देना। कुछ दिन बाद
एक हाथ में पर्स लटकाए कविता जी थके से कदम उठाती हुई घर के गेट तक पहुंची। यहाँ तक घर के अंदर चल रहे गानों की आवाज सुनाई दे रही है। उन्हें इतनी तेज आवाज में चल रहा संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस वक्त अरुण भी अपने ट्यूशन में होता है, मतलब ये काम समीक्षा का है। कुछ अंदाजा लगाते हुए उन्होंने गेट खोला। हर शाम की तरह समीक्षा बाहर लॉन में खड़ी पौधों को पानी डाल रही है। समीक्षा, उसे आवाज देती हुई वह अंदर आई। समी। वह गेट से चलती हुई बरामदे तक पहुंच गई, मगर समीक्षा ने सुना नहीं। घर की चारदीवारी के साथ चलती रंगीन फूलों की क्यारी पर पाइप से पानी की बौछार करती हुई वह आगे बढ़ गई। उसका चित्त उसके चेहरे की तरह ही शून्य है। बगीचे का कोई हिस्सा पानी से तर है तो कोई बस नाम। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना शाम की ठंडक भरी हवा। और कविता जी ने 2 पल दहलीज पर ही रुककर उस पर गौर किया और आखिर घर में दाखिल हो गई। ये अब उनके लिए कुछ नया नहीं रह गया। अंदर बैठक में कदम पड़ते ही उनके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। हॉल का तापमान शून्य कर देने की हद तक गिरा हुआ है। समीक्षा आज फिर एसी ऑफ करना भूल गई। ये लड़की। रिमोट से एसी ऑफ करते हुए उन्होंने पर्स और दुपट्टा सोफे पर फेंका और समीक्षा के कमरे की ओर चल दी। जब समीक्षा हॉस्टल से इस घर में लौटी थी, तब कविता जी को उसका रहन सहन बेहद पसंद था। उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा बच्चा देखा था जिसे किसी बात के लिए टोकना नहीं पड़ता था। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक उसकी दिनचर्या इस कद्र नियमित थी कि उससे घड़ी मिलाई जा सकती थी। शुरुआत के कुछ दिनों तो कविता और रंजन जी भौचके रह जाते थे जब समीक्षा नहा धोकर ठीक 7:30 बजे नाश्ते के लिए बैठ जाती थी। उसे नाश्ता करने में ठीक 10 मिनट लगते थे, ना इससे 1 मिनट ऊपर, ना 1 मिनट नीचे। उसका पूरा दिन ही जैसे घंटों और मिनटों में कायदे से बंटा होता था। और इसी तरह बंटा हुआ था उसका कमरा। जो सामान उसने जहां से उठाया वह बस वहीं मिलेगा। कितनी ही बार बिजली जाने पर जहां सारा परिवार माचिस और मोमबत्ती के लिए अंधेरे घर में टक्करें खा रहा होता था, वहीं समीक्षा सधे हुए कदमों के साथ जाकर बड़े आराम से अपने कमरे से टॉर्च उठा लाती थी। वह सामान रखती ही इस तरह थी कि अंधे को भी मिल जाए। मगर अफसोस, आज उसी बच्चे के बिस्तर पर चादर कहीं पड़ी है और तकिया कहीं। पर्दा जाने कब से उसने धोने को नहीं दिया। उसका रंग बदलकर सफेद से पीला हो गया है। पूरे कमरे के फर्नीचर पर धूल जमी है। खिड़की पर छूटी उसकी किताबों के पन्ने हवाओं के थपेड़ों से फटने को हैं। एक किताब तो नीचे फर्श पर ढिर तक पड़ी है। हॉस्टल में अध्यापिकाओं के मुंह से उन्होंने समीक्षा को लेकर एक दिलचस्प बात सुनी थी कि वह किताबों को सिर्फ पढ़ती नहीं बल्कि उनकी इज्जत करती थी। किताब जमीन पर गिर जाने पर वह उसे उठाकर एक बार माथे जरूर लगाती थी। ये उसी लड़की की किताब है। उस किताब को मेज पर रखते हुए वह बुदबुदाई। कविता जी ने जाकर सबसे पहले उसके लैपटॉप पर चल रहे गाने बंद किए। उसकी किताबें उठाकर मेज पर संभाल दी। मेज पर रखे बाकी सामान पर नजर मारते हुए वह बाहर निकल रही थी कि उनकी नजरें एक अधखुले दराज पर पड़ी। गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने उसे अंदर धकेल दिया और पलटकर 2 कदम बढ़ी ही थी कि किसी बात पर उनका ध्यान गया। वह तुरंत वापस पलटी। इस दराज को दोबारा खोलकर उन्होंने अंदर हाथ डाला। समीक्षा की दवाओं में से एक का रेपर अब तक खुला ही नहीं है। टेक्सरिप। उन्होंने वह नाम पढ़ा। 1 महीने से ऊपर हो चुका है जब रंजन जी यह दवाएं उसे दिलाकर लाए थे और आज तक वैसी ही पड़ी हैं। कहीं गलती से भी उनकी नजर इस पर पड़ जाती तो बवाल हो जाता। उन्हें दवाओं को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं है, सो डॉक्टर की पर्ची पर उस दवा का नाम ढूंढकर उन्होंने मिलान किया और कुछ समझते ही हैरानी और गुस्से से उनकी भौहें तिरछी हो गईं। दवा को मुट्ठी में भींचे हुए वह तेजी से बाहर आ गई। बस 1 मिनट बाद वह तमतमाते चेहरे के साथ समीक्षा के सामने थी। ये क्या है समीक्षा? गुस्से से भिंची उनकी मुट्ठी समीक्षा के सामने ही खुली। समीक्षा की एक रूखी सी नजर पहले उनके चेहरे पर गई और फिर उन दवाओं पर आकर लौट गई। स्लीपिंग पिल्स। वह मुझे भी पता है, लेकिन तू इन्हें ले क्यों नहीं रही? पानी की बौछार की दिशा बदलते हुए वो डॉक्टर ने भी कहा था कि इनको सिर्फ जरूरत होने पर ही लेना है। उन्हें टालने के लिए उसने अपनी जगह बदल ली और रबर के पाइप को खींचती हुई बगीचे के दूसरे कोने की तरफ बढ़ने लगी। तो तुझे इनकी जरूरत नहीं है? उन्होंने पूछा।
इंसोम्निया के नतीजे पता है क्या हो सकते हैं? समीक्षा के चेहरे के भाव अब भी शून्य हैं, जैसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो, जैसे कुछ कहना ही ना चाहती हो। कविता जी की आंखें पिसने लगी। बात सिर्फ ये नहीं है कि उसने दवा नहीं ली, बल्कि बात ये भी है कि उस पर कविता जी की नाराजगी का कोई असर नहीं हो रहा। मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे? ये दवा क्यों नहीं लेती? कविता जी उसके बगल में आ खड़ी हुई। मैं ठीक हूँ मामा। वह उनकी ओर पलट कर खड़ी हो गई। तो फिर बीमार जैसी क्यों रहती है? उसकी आंखों में देखते हुए, ये शराबियों सी आंखें, ये बेमतलब की थकान, ये सब क्या है? दुनिया भर के बच्चों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया है और तू है कि आज तक बस नेहा से बात ही किए जा रही है। समीक्षा के चेहरे के भाव इस बार बदले। मेरे कॉलेज और दवा ना खाने का आपस में क्या ताल्लुक है? उसकी आवाज भी थोड़ी उठ गई। कविता जी अक्सर ही अपनी कई बातों में उलझ जाती हैं, क्योंकि उनके पास शिकायतें उनके शब्दों से भी ज्यादा है। थोड़ा अटक कर, लेकिन तुझे परेशानी क्या है? नींद की दवा लेने में आसपास देखकर आवाज दबाते हुए पड़ोसी तक बातें बनाने लगे हैं। तेरे पापा ने सवाल पूछ पूछ कर मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं यहाँ इस चिंता में घुली जा रही हूँ कि तेरी हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा, और तू हताश होकर ऐसे मुर्दे की तरह जीने से अच्छा है कि तू एक बार जहर खाकर ही मर जा। कविता जी ने गुस्से में दवा घास पर फेंक दी और ठीक 5 सेकंड बाद समीक्षा ने पानी का पाइप वह तेजी से अपने कमरे में लौटी और दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। बालों की जड़ों को उंगलियों से जकड़ते हुए वह बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। अब वह कैसे समझाए कि नींद की दवा लेने का मतलब है वह डरावने सपने और वह डरावनी हमशक्ल स्लीप पैरालाइज। उसे सोने से डर लगता है। इस डर को वह जबरदस्ती कोई नाम दे भी दे तो भी क्या कोई उसे समझ लेगा? हो ही नहीं सकता। जिन माँ बाप ने 4 साल की बच्ची के तोतले अल्फाज नहीं समझे, वह आज उसके उलझे से हालात क्या समझ जाएंगे? जो उस पर बीत रहा है उसमें एहसासों की गिनती ज्यादा है, और ये एहसास ही है जिनसे रंजन और कविता जी कोसों दूर रहे हैं हमेशा। वह अपनी परेशानी किसी नाम के साथ उनके सामने रखना चाहती थी, कोई ऐसा नाम जो उन्होंने कहीं सुना हो, जो उन्हें आकाश और सुधा के नामों की तरह अनजान ना लगे। लेकिन शायद उसके आसपास के लोग इतना सब्र नहीं करना चाहते। उसकी आंखें डबडबा गईं। उसने माथा घुटनों पर टिका लिया। उसे इस वक्त याद आ रहे हैं वह दिन जब वह हॉस्टल में थी। कितनी अच्छी थी उसकी जिंदगी। भले ही वक्त के साथ उसका हर पल बटा हुआ था, मगर हिस्सों में ही सही वह जी तो रही थी। कितना अच्छा होता कि वह वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती और फिर किसी नौकरी का बहाना बनाकर दिल्ली या गुड़गांव जाकर सुकून से रह पाती। अपनी माँ ही दुआएं कर रही है कि वह मर जाए। वाकई इस हाल में जीने से अच्छा तो मर जाना होगा। उधर अंधेरे सुनसान हॉल में कंबल को पैरों पर डाले सोफे पर लेटी कविता जी टीवी के चैनल बदलती जा रही हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या कुछ गुजर रहा है उनकी नजरों के सामने से। कहाँ वह रुकना चाहती हैं? क्या वह देखना चाहती हैं? क्या वह सुनना चाहती हैं? कम से कम इस वक्त उन्हें नहीं पता। उन्होंने एक बार दीवार घड़ी पर नजर मारी, 10 बज गए हैं। रंजन जी अपने चचेरे भाई के घर क्या गए कि अब तक लौटे ही नहीं। अरुण अपने कमरे में है और समीक्षा अपने कमरे में। एक थकी सी नजर उन्होंने गैलरी की तरफ की। सिर्फ अरुण के कमरे के खुले दरवाजे से अंदर जलते बल्ब की रोशनी बाहर आ रही है। बल्ब तो समीक्षा के कमरे में भी जल रहा है, मगर उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। गैलरी के उस हिस्से में बस हल्का सा उजाला है। शाम के बाद वह एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। बड़ी जिद्दी है। सोचते हुए उनकी नजरें फिर टीवी स्क्रीन पर लौट आईं। आखिरकार चैनल बदल बदल की थक सी गई उनकी उंगली ने पावर का ही बटन दबा दिया। अब कमरे में बाकी है हल्का अंधेरा और हल्का उजाला। अंधेरा उनके अपने जहन और इस घर की मायूसी का, और उजाला जो खुदा ने उनके घर के अलावा पूरी कायनात को बख्शा है। कहीं कहीं खिड़कियों से होती हुई चांदनी अंदर आ जाती है। बस उन्हें घुटन होती है इस घर की मनहूस खामोशी में। सिर्फ वही जानती है कि उनका बुटीक उसके लिए सिर्फ कमाई का जरिया ही नहीं,
बल्कि एक जरिया है खुद के हालातों से नजर चुराने का भी। वह नहीं चाहती कि उनके पास कभी इतना वक्त हो कि वह ये सोच सके कि उनकी जिंदगी कितनी बेस्वाद कट गई है। वह इतनी व्यस्त रहना चाहती हैं कि ना तो उनके पास अपने अतीत को याद करने वक्त हो और ना वर्तमान के बारे में सोचने का। एक झटके से कंबल को पैरों से झाड़कर वह उठ गईं। पैरों में चप्पलें अड़ाकर टहलती रुईन बैठक के दहलीज तक चली आईं। दरवाजे के पल्ले बाहर धकेलते ही सामने भंडारी जी के घर से तरह तरह की आवाज ने उन्हें सुनाई देने लगी। पहाड़ी बनावट के अनुसार ढले उनके इस मोहल्ले में घर दूर तक छिटके हुए हैं। बस एक ये ही घर है जो उनके घर के इतने करीब है। उनके अपने मकान और भंडारी जी के घर के बीच बस एक खुली सड़क का फासला है। कविता जी ने आंखें बंद कर सिर बाएं झुकाते हुए चौखट से टिका लिया। उस घर से आ रही आवाजों और साफ सुनाई दे रही हैं। अब इस वक्त वह परिवार एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहा है। चम्मचों और थालियों की खनक के बीच बच्चों की चकरचकर की आवाजें आ रही हैं। बीच बीच में भंडारी जी अपनी पत्नी के बेडोल जिस्म का मजाक बनाकर सबको हंसा रहे हैं। कभी कभी मिसेज भंडारी इस मजाक पर हंस रही हैं और कभी बनावटी नाराजगी के साथ उन्हें डांट रही हैं। टीवी भी चल रहा है मगर शायद उस पर किसी का ध्यान नहीं। एक इनका अपना घर है कि जहां टीवी का शोर ना हो तो इन चार लोगों के बीच जी रही खामोशी इतनी जोर से चींखने लगती है कि उनका मन होता है वह अपनी कनपटियां भींच ले। उश्वास छोड़ते हुए कविता जी ने गर्दन सीधी की और आंखें खोल दी। उन्हें अजीब लगता है कि शर्मा और भंडारी परिवार में लोगों की गिनती बिल्कुल एक है, वही माँ बाप और 2 बच्चे, मगर उनके घर में रौनक हमेशा शर्मा परिवार से ज्यादा होती है। पता नहीं क्यों भंडारी जी के घर में खामोशी होने पर भी घर सूना नहीं लगता। पता नहीं क्यों मिसेज भंडारी एक मामूली घरेलू औरत होने पर भी उन्हें खुद से ज्यादा भाग्यशाली लगती हैं। उनकी और उनके बच्चों की समझ कितनी मेल खाती है। मिसेज भंडारी की जवान बेटी भी लगभग समीक्षा की उम्र की होगी और माँ के साथ बिल्कुल सहेली सा व्यवहार है उसका। कविता जी पलटकर वापस हॉल की तरफ मुड़ गईं। सिर झुकाए धीरे धीरे इस खाली हॉल में टहलते हुए सोच रही हैं कि उनसे कहाँ गलती हो गई। ये कि उन्होंने समीक्षा को हॉस्टल भेजा या ये कि वह उसे हॉस्टल से घर ले आई। पता नहीं उसे घर से हॉस्टल भेजने वाली औरत में ज्यादा ममता थी या उसे हॉस्टल से घर लाने वाली औरत में। पता नहीं क्यों समीक्षा ये नहीं मानना चाहती कि हॉस्टल में आंसू बहाने वाली वह अकेली नहीं थी। इसी घर में, उसी के कमरे में, उसी के खिलौनों को सीने में भींचकर खुद कविता जी ने भी महीनों तक आंसू बहाए थे। उसकी याद में जाने कितने दिनों तक खाने का स्वाद भूल गई थी, हंसना भूल गई थी। उनके लिए भी अपनी 4 साल की बच्ची को हाउस मदर के हवाले करके लौटना आसान नहीं था। समीक्षा नहीं जानती कि उसे हॉस्टल के प्लेग्राउंड में छोड़ने के आधे घंटे बाद भी वह वहीं थी, एक पेड़ की आड़ में छुपी उसे ताकती हुई। कितनी ही बार उनके कदम अपनी सिसकती हुई बच्ची की ओर अपने आप ही बढ़ गए थे, मगर फिर उन्हें याद आती कमरे के एक कोने में सहमी वह समीक्षा जो माँ बाप के झगड़ों को सहने में असक्षम है, जिसे झगड़ों की तेज आवाजें इतना डरा देती थी कि वह अपने कपड़े गिले कर देती, कभी कभी तो बीमार तक पड़ जाती। अपने पिता के सामने जाते ही जिसकी सिसकियां बंध जाती थी। उनके लिए भी आसान नहीं था, मगर उन्हें करना पड़ा। उन्हें उम्मीद है, भरोसा है कि कभी तो उनकी समीक्षा भी ये समझेगी, जरूर समझेगी। इस कान पर मोबाइल लगा है, उस ओर सिर का भार मानो बढ़ गया हो। समीक्षा की गर्दन बाएं कंधे पर हल्की सी झुकी है। दूसरी तरफ से आ रही आवाजें पूरे ध्यान से सुन रही है वह, और नजरें कमरे के एक खाली कोने में अटकी हुई। समी, साइकोलॉजी में भी पढ़ रही हूँ और जानती हूँ कि इंसानी दिमाग कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तू एक बार दवा खाकर तो देख। हो सकता है इस बार तेरा डर सिर्फ गहरी नींद का चेहरा लेकर आए, उस हमशक्ल का नहीं। ओके। समीक्षा ने सांस भरी। और जो प्लान किया था वह कर रही है ना? गहरी सांस खींचते हुए। देखती हूँ।
समीक्षा ने कॉल काट दी। मोबाइल के एक सिरे को दूसरे हाथ की हथेली में थपथपाते हुए वह बेचैनी से कमरे के बीच टहलने लगी। वह आज जो करने वाली है उसे बहुत हिम्मत चाहिए वह करने के लिए। इतना आसान नहीं है अपने डर के सामने यूं ही तन जाना। इस छोटे से कमरे के इस छोर से दूसरे तक टहलते हुए कभी कभी वह ठहर जाती है और कभी कभी खुद पर ही झल्ला उठती है। आखिर वह इतना सोच क्यों रही है? क्या कोई और चारा है उसके पास? एक हाथ की उंगलियां होठों पर रखे वह मेज तक गई। धीरे से उसका दराज खोला। कुछ सोचते हुए दराज से नींद की दवा निकालकर हथेली में ली और जाकर बिस्तर पर बैठ गई। किसी अंतर्द्वंद में दवा को भींचे उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ती जा रही हैं। आज की तारीख में तो उसे याद तक नहीं कि आखिरी बार उसने पूरी नींद कब ली थी। वह बातें भूलने लगी है। उसे पढ़ा सुना लिखा कुछ याद नहीं रहता। संगीत की धुन से भी सिर दर्द करने लगता है। किसी से बात करने का मन नहीं होता उसका। वह इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही है कि अब बस उसे अकेलापन ही रास आने लगा है। और इस तरह कितने दिन जी पाएगी वह? उसे कोई कदम तो उठाना होगा, कुछ तो करना होगा जो अब तक उसने नहीं किया है। कोई खतरा तो लेना ही होगा उसे। एक हाथ में दवा और दूसरे में पानी का गिलास पकड़े वह करीब 5 मिनट से मूर्तिवत बैठी रही। जब तक उसका डर उसके गुस्से पर हावी रहा वह सोचती रही, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा उसके डर पर हावी हुआ उसने दवा निगल ली। सिर्फ कुछ पलों को उसमें साहस जागा था और उस पल को उसने खाली नहीं जाने दिया। जानती थी कि दोबारा उसमें उतना साहस शायद ही जुट पाए, लेकिन आज रात के लिए उसकी योजना सिर्फ यहीं तक नहीं थी। उसने अपने मोबाइल की बैटरी फिर देखी, वह पूरी तरह चार्ज है और 4-5 घंटों से पहले बंद नहीं होगा। उसे वीडियो मोड पर डालते हुए वह अपने मेज तक गई। यहाँ किसी भी कोने में मोबाइल रखने पर उसके पलंग और आसपास की रिकॉर्डिंग हो सकती है। नेहा और वह कई बार इसी तरह एक साथ बैठकर अपनी तस्वीरें लेते हैं। आज भी उसने वही तकनीक अपनाई और लैपटॉप की स्क्रीन के सहारे मोबाइल खड़ा कर दिया। 2 कदम पीछे लेकर उसने मुआयना किया, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। दोनों हाथ आपस में झाड़कर वह अपने बिस्तर पर बैठ गई। आंखें अब तक लैपटॉप के सहारे खड़े मोबाइल पर हैं, मगर ध्यान कहीं और।